नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज एक बार पुनः आपके समक्ष प्रथम वर्ष कला राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसे कि हम राजनीति विज्ञान के मूल आधार के नाम से जानते हैं, के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक संस्कृति, जिसे कि पॉलिटिकल कल्चर भी कहते हैं, को आपके साथ डिस्कस करने के लिए उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, हमें इस विषय पर बात करने से पूर्व यह समझना आवश्यक है कि इस उपागम की या इस टूल की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें पूर्ववर्ती जो दो विषय हैं, राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण, उनके साथ ही जुड़ा हुआ महसूस होगा। जैसा कि पूर्ववर्ती वार्ताओं में मैंने बताया कि जब तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं, जो एक दीर्घकालीन दासता गुलामी से मुक्त होकर के स्वतंत्र अस्तित्व में आ रहे थे और उन्होंने अपने यहाँ मानव मात्र की स्वायत्तता या स्वतंत्रता के लिए लोकतंत्र को स्थापित किया, किंतु स्वतंत्रता प्राप्त करने के लगभग एक दशक के उपरांत ही इन सभी राष्ट्रों में से लोकतांत्रिक संरचनाएं विलुप्त होने लगीं, अर्थात इन राष्ट्रों में स्थापित लोकतांत्रिक ढांचा चरमराने लगा और इस शासन व्यवस्था का स्थान या तो पूर्ववर्ती शासन व्यवस्थाओं अथवा किसी नए स्वरूप, चाहे वह राजतंत्र था, वर्गतंत्र, जो भी है, उन्होंने ले लिया। ऐसी परिस्थितियों में जब राजनीति वैज्ञानिकों के मन में यह बात उठी कि जबकि हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र मानव मात्र हेतु एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, तो क्या कारण है कि लोकतंत्र जैसी एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था को पुनः त्याग कर इन राष्ट्रों ने पूर्ववर्ती शासन व्यवस्था को अथवा किसी नई शासन व्यवस्था के स्वरूप को स्थापित किया। प्रत्येक विद्वान ने अपने दृष्टिकोण से इस तथ्य को समझने का प्रयास किया और एक नवीन सिद्धांत निर्माण का प्रयास किया, ताकि वह राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन को बेहतर रूप में समझ सके। कुछ विद्वानों ने विकास की अवधारणा के सापेक्ष इन राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने का प्रयास किया, तो वह अवधारणा राजनीतिक विकास के नाम से जानी गई। कुछ विद्वानों ने इन व्यवस्थाओं का मूल्यांकन आधुनिकीकरण की अवधारणा के संदर्भ में करने का प्रयास किया, तो वह अवधारणा राजनीतिक आधुनिकीकरण कही गई। ठीक इसी प्रकार कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने की राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन को उन राष्ट्रों की राजनीतिक संस्कृति के संबंध में समझने का प्रयास किया। उनका मानना यह था कि यदि हम एक राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति को समझ लेते हैं, तो यह हमें उस राष्ट्र की जनता के राजनीतिक व्यवहार को समझाने में सहायक होता है। हमें यह समझ में आता है कि आम जनता और वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार का परस्पर व्यवहार करती है, और यदि यह व्यवहारिक अंतर समझने में हम सफल हो जाते हैं, तो हमें निश्चित रूप से एक सटीक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन हेतु प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में आमंड और वर्बा
सिडनी वर्मा जिसको बोलते हैं, इन्होंने, अन्य विद्वान भी थे लेकिन प्रमुख रूप से इन्होंने राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को समझने और समझाने का प्रयास किया। एसपी वर्मा आदि विद्वानों ने भी राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक माना है। उन्होंने ये माना कि राजनीतिक व्यवहार को सही रूप से केवल राजनीतिक संस्कृति के आधार पर ही समझा जा सकता है। राजनीतिक व्यवहार की जो प्रमुख नियामक है वह राजनीतिक संस्कृति में पाई जाने वाली विशेषताएं होने के कारण इनका अध्ययन जो है वो महत्वपूर्ण माने जाने लगा है। तो यदि हम इस बात पर गौर करें तो यह बात हमको महत्वपूर्ण नजर आती है। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति जो है उसका ही एक भाग है, किंतु यह इससे कुछ स्वायत्त भी है। सामान्य संस्कृति की तरह राजनीतिक संस्कृति भी राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से संप्रेषित या हस्तांतरित होती है। यह जो है वो सीखा हुआ व्यवहार है जो व्यक्तियों या समूहों में सामाजिक परिवर्तन या सांस्कृतिक संघर्ष की चुनौतियां या नई परिस्थितियों के अनुकूल बनने की प्रक्रियाओं में उत्पन्न या निर्मित हो सकते हैं। लुसियन पाई नामक विद्वान ने राजनीतिक संस्कृति के जो अर्थ है उसको अपने एक निबंध पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत दर्शाया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा बतलाती है कि किसी समाज की परंपराएं, उसकी सार्वजनिक संस्थाओं की आत्मा, उसके नागरिकों की आकांक्षाएं और उनका सामूहिक विवेक और उसके नेताओं के तरीके और कार्यशील होने के साधन व नियम आदि केवल ऐतिहासिक अनुभव की ऊटपटांग उपज नहीं है, बल्कि ये सब एक अर्थपूर्ण व्यवस्था के अंग हैं और संपूर्ण संबंधों का एक बोधगम्य तथा स्पष्ट प्रतिमान उपस्थित करते हैं। व्यक्ति के लिए राजनीतिक संस्कृति प्रभावशील राजनीतिक व्यवहार की दिशा में मार्ग निर्देशन करती है और समाज के लिए यह उन मूल्यों तथा विवेकपूर्ण विचारों की व्यवस्थित रूप रचना प्रदान करती है जो कि संस्थाओं और संगठनों की गतिविधियों में संगति बैठाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने राजनीतिक संस्कृति को समझाने का प्रयास किया। यदि हम विभिन्न विद्वानों की इन परिभाषाओं पर प्रकाश डालें या इनको समझने का प्रयास करें तो हमें यह प्रतीत होता है कि राजनीतिक संस्कृति मूलतः एक ऐसा अध्ययन का उपागम है जो कि व्यवहारवादी क्रांति की देन है। इस उपागम को सर्वप्रथम विकसित करने का जो श्रेय है या राजनीति में व्यापक आधार पर उपयोग में लाने का जो कार्य है वो आमंड ने किया। आमंड ने जर्मनी के एक जर्नल में अपना एक लेख कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस लिखा, जिसके अंतर्गत उन्होंने संस्कृति की एक उपसंकल्पना के रूप में राजनीतिक संस्कृति को प्रस्तुत किया। आमंड ने राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को व्यापक रूप में प्रस्तुत करने के पश्चात उसे परिभाषित भी किया, किंतु सर्वाधिक व्यापक रूप में गहनता के साथ सिडनी वर्मा ने अपनी पुस्तक सिविक कल्चर, जिसे कि हम नागरिक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, के अंतर्गत प्रस्तुत किया। यह बात इसकी एक आधारभूत जानकारी के रूप में, जब हम राजनीतिक संस्कृति का जो अभिप्राय है, मीनिंग है, उसकी बात करते हैं तो हम यहाँ पे यह कहना स्पष्ट होगा कि राजनीतिक संस्कृति से अभिप्राय किसी राजनीतिक समाज के लोगों का राजनीतिक सत्ता,
राजनीतिक दल एवं संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की ओर अभिमुखीकरण से है। अर्थात किसी राष्ट्र के नागरिक स्वयं को किसी देश में राजनीतिक प्रक्रिया के संदर्भ में कहाँ पाते हैं। यह बात यहाँ महत्वपूर्ण है, मैं पुनः दोहराता हूँ कि किसी राष्ट्र के नागरिक स्वयं को किसी देश में राजनीतिक प्रक्रिया के संदर्भ में कहाँ पाते हैं। अर्थात इसको यदि हम और साधारण शब्दों में कहें तो यह आम जनता की या एक देश के नागरिकों की उस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके साथ उनका जो तादात्म्य है, जो जुड़ाव है, उनका जो परस्पर संबंध है और आम नागरिकों की जो सत्ता में भागीदारी है, वह उस देश की राजनीतिक संस्कृति को परिलक्षित करती है। एक विद्वान हुए हैं A.R. बॉल। वे कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति उन मनोवृत्तियों, विश्वासों, मनोभावों और मूल्यों का संकलन है जिसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक समस्या से है। आमंड पावेल कहते हैं कि यह उन मनोवृत्तियों और अभिमुखीकरण का स्वरूप है जो कि किसी राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्तिगत तौर पर राजनीति के प्रति पाई जाती है। सिडनी वर्मा के अनुसार यदि हम बात करें तो सिडनी वर्मा ने राजनीतिक संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए बतलाया है कि राजनीतिक संस्कृति से अभिप्राय राजनीतिक विषयों से मतलब है राजनीतिक दल, राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक प्रक्रिया, ये सब राजनीतिक विषय हैं। तो राजनीतिक विषयों के प्रति लोगों का अभिविन्यास है। अभिविन्यास मतलब उनका रुख, उनकी रुचि, उनकी दृष्टि किस प्रकार की है, वो कैसा रुझान रखते हैं, उनका ओरिएंटेशन कैसा है। बर्बा आगे कहते हैं कि यह अभिविन्यास 3 प्रकार का होता है। पहला है ज्ञानात्मक अभिविन्यास। इससे तात्पर्य है कि लोग राजनीतिक विषयों के प्रति कितना व कैसा ज्ञान रखते हैं। तो ज्ञानात्मक अभिविन्यास पहला हुआ। इससे तात्पर्य क्या है कि आम जनता राजनीतिक विषयों के प्रति कितना और कैसा ज्ञान रखती है। दूसरा है भावात्मक अभिविन्यास। इसका तात्पर्य है कि आम जनता राजनीतिक विषयों के प्रति किस स्तर का भावनात्मक जुड़ाव रखती है, अर्थात भावनात्मक रूप से कितना जुड़ी हुई है। तीसरा है मूल्यात्मक अभिविन्यास। इसका तात्पर्य है कि आम जनता राजनीतिक विषयों के प्रति कैसे मूल्य रखती है, अर्थात वह उन्हें अच्छा मानती है अथवा बुरा। तो ये 3 प्रकार के अभिविन्यास बर्बा ने समझाए। पहला है ज्ञानात्मक अभिविन्यास, दूसरा है भावात्मक अभिविन्यास और तीसरा है मूल्यात्मक अभिविन्यास। तो मूल रूप से ये 3 प्रकार के अभिविन्यास सिडनी बर्बा के द्वारा बताए गए। जब हम राजनीतिक संस्कृति के प्रकार की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमें सिडनी बर्बा का उल्लेख करना ही उचित प्रतीत होता है। सिडनी बर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकारों का वर्णन किया है। पहला है संकीर्ण संस्कृति। यह ऐसी संस्कृति है जिसमें आम जनता का राजनीतिक विषयों के प्रति कोई जानकारी रखने का भाव नहीं होता, अर्थात आम जनता जो है वो राजनीतिक विषयों के प्रति किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं रखती है। तो यह कहलाती है संकीर्ण संस्कृति। दूसरी है अधीन संस्कृति। यह राजनीतिक संस्कृति का ऐसा स्वरूप है जिसमें कि आम जनता राजनीतिक विषयों के प्रति समझ तो रखती है किंतु किसी भी प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन में स्वयं को अक्षम पाती है। तीसरा है सहभागी संस्कृति। यह राजनीतिक संस्कृति का ऐसा स्वरूप है जिसमें आम जनता राजनीतिक प्रक्रियाओं में खुलकर भाग लेती है। तो विद्यार्थियों, हमको ये बात यहाँ समझनी पड़ेगी कि संस्कृति के 3 प्रकार बताए। राजनीतिक संस्कृति के सिडनी बर्बा ने 3 प्रकार बताए। पहला है संकीर्ण संस्कृति, दूसरा है अधीन संस्कृति और तीसरा है सहभागी संस्कृति। मोटे रूप में हम देखें तो संकीर्ण संस्कृति के अंतर्गत
जनता को पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स के प्रति किसी प्रकार की कोई अवेयरनेस नहीं होती है, अर्थात उनको जानकारी ही नहीं होती है। दूसरा है अधीन संस्कृति, जिसके अंतर्गत जो जनता है एक राष्ट्र की, उसको राजनीतिक विषयों के प्रति जानकारी तो होती है, लेकिन वह स्वयं को राजनीतिक विषयों में किसी प्रकार का दखल देने में अक्षम पाती है। तीसरा है सहभागी संस्कृति, जो कि संस्कृति का राजनीतिक संस्कृति का श्रेष्ठतम स्वरूप है, जिसमें कि आम जनता जागरूक होती है, उसको सभी राजनीतिक विषयों के बारे में जानकारी होती है और वह स्वयं को महत्वपूर्ण मानते हुए, स्वयं को सक्षम मानते हुए राजनीतिक विषयों में या राजनीतिक प्रक्रियाओं में खुलकर भागीदारी निभाने के लिए पात्र मानती है और भागीदारी निभाती है। जब हम राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमको 3 विशेषताएं मोटे रूप में नजर आती हैं। पहली विशेषता है आनुभाविक विश्वास एवं आस्थाएं। इससे तात्पर्य है कि किसी देश में वहाँ की जनता राजनीतिक सत्ता के कार्यों में कितना विश्वास या आस्था रखती है। तो आनुभाविक विश्वास या आस्थाएं से मतलब कि एक देश की जनता जो है उस देश की जो राजनीतिक सत्ता के कार्य हैं उनमें कितना विश्वास या ट्रस्ट या आस्था रखती है, यह आनुभाविक विश्वास या आस्था को दर्शाता है। दूसरी विशेषता है मूल्य अभिरुचियाँ, अर्थात इससे तात्पर्य है कि एक देश की जनता राजनीतिक सत्ता के कार्यों के प्रति किस प्रकार की मूल्यात्मक अभिरुचि रखती है, अर्थात यह कार्यों को उचित या अनुचित किस प्रकार का मानती है। तीसरा है प्रभावी अनुक्रियाएं, मतलब इफेक्टिव रिस्पॉन्स। इससे तात्पर्य है कि आम जनता राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहभागिता के स्तर पर कैसी अनुक्रिया करती है, अर्थात किस प्रकार का उसका रिस्पॉन्स रहता है। तो ये सभी बातें कहीं ना कहीं, तीनों बातें राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं को बता रही है, जिसमें पहला था कि जनता राजनीतिक सत्ता के प्रति कैसा विश्वास रखती है, कैसी आस्था रखती है। दूसरा था मूल्य अभिरुचियों में कि वह राजनीतिक सत्ता के कार्यों के प्रति किस प्रकार का मूल्य रखती है। तीसरा था कि वह जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें किस प्रकार की अनुक्रिया करती है, किस प्रकार की सहभागिता करते टाइम कैसा रिस्पॉन्स देती है। तो ये इसकी 3 विशेषताएं हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति एक आधुनिक संकल्पना है। किसी भी राष्ट्र में एक समान या एक जैसी संस्कृति नहीं पाई जाती है, बल्कि तीनों ही प्रकार की संस्कृतियों का मिला जुला स्वरूप हमको प्रत्येक देश में देखने को मिलता है। यह उपागम विकासशील राष्ट्रों की शासन व्यवस्थाओं को समझने के लिए एक मोटे रूप में काफ़ी सफल या महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। तो यह बात हमको यहाँ ध्यान रखनी चाहिए कि राजनीतिक संस्कृति उपागम एक महत्वपूर्ण उपागम है। नमस्कार।